जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से सम्मिलित रूप में देखा जाए जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको लेकर चल रहे हैं। और इसके पहले सीरीज में आपने देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आरपीएससी में या यूपीएचएससी में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। और बहुत ही छिछला ज्ञान तो बिल्कुल नहीं, आप उथला पढ़ के जाएँ तो हो जाए। तो हर एक टॉपिक में आप देखिए कि बहुत ही इन डेप्थ जाके क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ये प्रश्नों के उससे ही आप देख के लगा रहे होंगे अंदाज़ा। और एक चीज़ हम ये भी किए हैं कि इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं, व्याख्या को हम बहुत ही तसल्ली के साथ सॉल्व मतलब कि उस चीज़ को करा रहे हैं व्याख्या को, ताकि वो ना आपको टॉपिक ना याद हो, क्लियर हो कुछ। तो बहुत ही आराम से कर रहे हैं, तो इसमें ये कोई नहीं कहेगा कि बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं। आपको जल्दी करना तो 2 की स्पीड पे सुनिए, नहीं तो फिर नहीं सुनिए, लेकिन बहुत ही आराम से इसको हम करा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है सिर्फ रचना पढ़ के निकल जाना, इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए जैसे प्लेटो के विचारों से बेमेल है। अब ये आरपीएससी असिस्टेंट 2020 में आया है क्वेश्चन कि प्लेटो के विचारों से बेमेल है। इसका मतलब तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रशुद्ध मूर्त रूप है। कलाकृति धारणा प्रसूत आभास मात्र है। अमूर्त ज्ञान रूप और धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता है। तो ये प्लेटो के विचारों से बेमेल अलग क्या है जो प्लेटो के विचारों से मेल नहीं खाता है? तो तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रसूत मूर्त होता है। कलाकृति धारणा प्रसूत आभास मात्र होता है। अमूर्त ज्ञान रूप और धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता। ये चीज़ें जो डी है ये मेल नहीं खाता है। रिपब्लिक का जो 10वां अध्याय है उसमें अनुकरण का प्रयोग करके प्लेटो ने वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के बीच संबंध बताया है। जो रिपब्लिक का इनका 10वां अध्याय है उसमें इन्होंने अनुकरण का प्रयोग किया है और इन्होंने वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के बीच संबंध की व्याख्या की है। प्लेटो विचार को सार्वभौमिक विचार जो हमारे आते हैं वो यूनिवर्सल कहें तो एक होता मूर्त रूप, जिसका कोई मूर्त रूप होता है, एक अमूर्त रूप। तो विचार को सार्वभौम अमूर्त मानते हैं और उसकी प्रकृति यानी उसका नकल एक और अनुकरण मूलक और दूसरी ओर विशिष्ट होने के कारण असत्य होती है। विचार केवल ज्ञान का विषय है। विचार जब हमारे मन में आता है तो वो केवल ज्ञान का विषय होता है जो रूपाकार धारण करने पर अनुकरण का विषय हो जाता है। उसके अनुकरण का आधार तात्विक ज्ञान न होकर रूपाकार संबंधी उसकी अपनी धारणा होती है। प्लेटो के अनुसार मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। मूल सत्य जो सही होता है वो अमूर्त रूप में ज्ञान रूप ही विचार होता है। वस्तु सत्य उसका ज्ञान सत्य और असत्य के बीच है। ज्ञान और धारणा के बीच वही अस्तित्व और अभाव के बीच है। इस टॉपिक को और जब टॉपिक फुल क्लियर करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अरस्तु के द्वारा जो त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए गए हैं, तो त्रासदी के अंग कौन से हैं? अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं, 6 अंग स्वीकार किए त्रासदी के। त्रासदी कथानक, चरित्र, विचार, परियोजना, गीत, दृश्य। अरस्तु ने जब त्रासदी के 6 अंग माने, कथानक, चरित्र, विचार, परियोजना, गीत, दृश्य, तो उन्होंने काव्य दोष के 5 आधार माने हैं। त्रासदी 6, दोष 5। 5 दोष काव्य के क्या क्या है? असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, शिल्पगत दोष। तो असंभव, अयुक्त, अनैतिक, विरुद्ध, शिल्पगत। अरस्तु का मूल यूनानी नाम अरिस्टोतेलिस था, अरिस्टोतिलेस। गुरु का नाम इनके सिकंदर था। इनकी संख्या 400 बताई जाती है। सरप्रमुख 3 इनके हैं। पेरिपोइथकिस काव्यशास्त्र है इनका। पेरिपोइथकिस काव्यशास्त्र, काव्य के मौलिक सिद्धांत पेरिपोइथकिस में है। तेखनेस रितोरिकेस ये भाषा का है, भाषा एवं भाव जो है तेखनेस रितोरिकेस में है। वसीयतनामा दास प्रथा से मुक्ति का पहला घोषणा पत्र वसीयतनामा है अरस्तु का। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में बताना है। अरस्तु के अनुकरण संबंध जो सिद्धांत है, कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श रूप है। अनुकरण एक सृजन क्रिया है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपी अभिव्यक्ति को अंतिम रूप देता है।
तो अरस्तु के अनुसार क्या है, कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य व आदर्श रूप है। अनुकरण एक सृजन है। अनुकरण वो तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति के प्रक्षेपी या अभिव्यक्ति को अंतिम रूप देता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन असंगत है। कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुभूति नहीं है, ये चीज गलत है। अनुकरण संबंधी सिद्धांत में अरस्तु भावना में तथा कल्पना में अनुकरण को स्वीकारते हैं। वो मानते हैं कि अनुकरण के चित्रण में कभी भावना और कल्पना को निश्चित ही उसका योगदान होता है। यानी जब हम किसी चीज़ की नकल कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, हमारी भावना और कल्पना कुछ तो होती है। अरस्तु अनुकरण को सृजनात्मक मानते हैं, सृजनात्मक क्रिया अनुकरण। उनके अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया में कला द्वारा प्रकृति के दोष व अपूर्णताएं पूरी की जाती है। काव्य कला को अरस्तु राजनीतिक तथा नीति शास्त्र की दृष्टि से न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। अरस्तु ने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में कथन है, दृश्य विधान पदावली व भाषा परिष्कार अनुकरण के विषय है। पदावली गीत व चरित्र अनुकरण के विषय है। कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। भाषा परिष्कार दृश्य विधान व कथानक अनुकरण के विषय है। तो अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। अरस्तु ने त्रासदी के 6 वो माने थे, कथानक है, चरित्र है, विचार, पद विन्यास, भाषा, गीत। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया था। कथानक के लिए संकलन त्रय, इसमें संकलन त्रय का मतलब कि उन्होंने देश, काल और काम, ये 3 चीज़ों को ध्यान देने की बात की थी। संकलन में देश, काल और कार्य के आनुपातिक संयोजन की बात की थी। कथानक का मतलब त्रासदी की विषय वस्तु का घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया है। कथानक के लिए अरस्तु ने 3 विशेषण रखे हैं, गंभीर, पूर्ण और विस्तृत। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र इतर स्रोतों से किया है। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत कहाँ से लिया है? अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोतों से किया है। मन की शुद्धि से आत्मा विशुद्ध व प्रसन्न होती है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा है। तो प्लेटो द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है उसका समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। यह अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। विरेचन के संदर्भ में अन्य कथन देखें तो अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र इतर स्रोतों से किया है। यानी विरेचन जो ये शब्द है उसको ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर किया है। मन की शुद्धि से आत्मा विशुद्ध व प्रसन्न होती है। और अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा है। पेरिप्सस ग्रंथ के रचयिता कौन है? पेरिप्सस ग्रंथ के रचयिता उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लोंजाइनस है। पेरिप्सस लोंजाइनस का है। लोंजाइनस का मूल नाम लोंगिनूस है। ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी इनका माना जाता है जन्म। पहली बार प्रकाशन सन 1554 में इतालवी विद्वान तबलतल्लो ने कराया था। पेरिप्सस मूलतः भाषण शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है। लोंजाइनस ने पेरिप्सस की रचना जो है पेरिप्सस की रचना पत्र के रूप में की थी। और इसके बारे में ये भी कहते हैं, जैसे पेरिप्सस के बारे में अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइड में कम दिख रहा होगा कि इन्होंने लोंजाइनस ने जो है इसकी रचना, तो ग्रंथ के रचयिता जो है ये पेरिप्सस के अगर देखें तो पेरिप्सस ग्रंथ के रचयिता उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लोंजाइनस हैं। लोंजाइनस जिनका मूल नाम लोंगिनूस, ईसा की पहली या तृतीय शताब्दी इनका समय है। पेरिप्सस ग्रंथ का पहली बार प्रकाशन 1554 में इतालवी विद्वान रोबेर्तेल्लो ने करवाया था। रोबेर्तेल्लो ने। पेरिप्सस मूलतः भाषण शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है। लोंजाइनस ने पेरिप्सस की रचना पत्र के रूप में की थी। मतलब ये जो पेरिप्सस ग्रंथ जो रचा गया था एक पत्र के रूप में किया गया था रचना। और इसका जो नाम था ना उस समय पोस्तोम्यूस तेरेंतियोनूस ये नाम था इसका।
और ये नामक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए, यानी पोस्टुमिउस तेरेंतियुस को संबोधित करने के लिए लोनजाइनस ने अपनी रचना पेरिप्सिस में उद्दात को काव्य का आत्मा माना। उद्दात का निरूपण सबसे पहले किकिलियुस नामक व्यक्ति ने किया था। यह रोचक तथ्य कि कुछ विद्वान जहां लोनजाइनस को पहला रोमांटिक समीक्षक मानते हैं तो कई विद्वान सर्वोत्तम क्लासिकल समीक्षक भी मानते हैं। लोनजाइनस ने कहा है, उद्दात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उद्दात जो है ये महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लोनजाइनस के उद्दात के स्रोत में सम्मिलित क्या नहीं है? भावावेश की तीव्रता, गरिमा में रचना विधान, अत्यधिक शब्दाडंबर, समुचित अलंकार योजना। तो लोनजाइनस जो है उद्दात स्रोत में अत्यधिक अगर शब्द भर देते हैं वो सम्मिलित नहीं करते, बल्कि शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर उद्दात के 3 अवरोधक तत्व है। ये शब्दाडंबर, बालिशता और ये तो रोकने वाले हैं। लोनजाइनस जिन 5 चीज़ों को मानते हैं, महान विचारों की उद्भावना, भावों की प्रबलता, अलंकार, विचारालंकार एवं शब्दालंकार का समुचित प्रयोग करिए, भव्य पद योजना हो, शब्द चयन, बिंब विधान, शैलीगत परिष्कार, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रयोग। लोनजाइनस की उद्दात संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन क्या है? विषय साधन नहीं साध्य है। प्राचीन काव्य अनुशीलन जरूरी है। विशद बिंबों की योजना उपादेय है। विषय का विस्तार पूर्वक होना आवश्यक है। तो लोनजाइनस की जो उद्दात संबंधी मान्यता है, तो क्या कथन गलत है? तो यहाँ पे विषय साधन नहीं साध्य है। लोनजाइनस की उद्दात संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन। लोनजाइनस ने उद्दात को परिभाषित करते हुए लिखा है, उद्दात अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय उत्कर्ष और वैशिष्ट्य है। लोनजाइनस ने उद्दात की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। उद्दात तत्व की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। लोनजाइनस के अनुसार उद्दात का कार्य अनुनयन नहीं बल्कि सम्मोहन है, लोकोत्तर आह्लाद है। जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मक और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है, वहीं लोनजाइनस ने आनंद भूति को माना है। क्रोचे की मान्यता क्या नहीं है? सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है। स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र व स्वायत्त होता है। अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन कर्म रूप है। कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है, क्रोचे की मान्यता नहीं है। क्रोचे का जन्म 1866 से 1952 इटली में हुआ। क्रोचे की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं एस्थेटिक्स 1902, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स 1920, डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933। क्रोचे की अभिव्यंजना सिद्धांत सहज अनुभूति अभिव्यंजना पर आधारित है, जो उनके साथ चेतना की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया। क्रोचे का मानना है कि सहज अनुभूति से ही व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान होता है। क्रोचे की अभिव्यंजना की प्रमुख विशेषता क्या है? अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। कला आंतरिक होने के साथ ही अखंड भी है। क्रोचे के संबंध में असंगत कथन क्या है? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक्स है। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। तो क्रोचे ने मार्क्स द्वारा जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसको स्वीकार किया, ये चीज़ गलत है। क्रोचे बल्कि ये थे कि प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, और प्रत्ययवादी ये आत्मवादी भी माने जाते थे, प्रत्ययवादी भी माने जाते थे। और क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता है। अभिव्यंजनावाद जो क्रोचे का, वो सभी जितनी भी ललित कलाएं हैं उन सब पर लागू होता है। और जो ये क्रोचे का शीर्षक है ना, वो एस्थेटिक्स है, ये सही है। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे, ये भी तथ्य सही है। अब इन्होंने जिसे इनका है कि आत्मा या चेतन की क्रिया में, तो सैद्धांतिक का ज्ञान, व्यवहारिक या इच्छा के ज्ञान। सिद्धांत में अंतः प्रज्ञा तर्क है, आर्थिक और नैतिक व्यवहारिक या इच्छा में है। अभिव्यंजना के संदर्भ में क्रोचे अंतः प्रज्ञा को महत्वपूर्ण मानते हैं। कला को वह अंततः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति ही मानते हैं। क्रोचे के एस्थेटिक्स के 2 भाग हैं। प्रथम भाग 2 भाग, पहले में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है, दूसरे में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। क्रोचे के अनुसार देखें तो कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा कौन सा ऐसा तथ्य कि जरूरी नहीं है। कला द्वारा उद्दीपक प्रभावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव, बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता, कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों का संश्लेषण, मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर
कला आदि के रूप में अवतरण। तो इसमें देखिए मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण क्रोचे के अनुसार कला सृजन का पार्ट नहीं है। क्रोचे कहते हैं कि जो कला है ना, कला का कोई प्रयोजन स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि कला कला के लिए होती है। क्रोचे कला निर्माण में 3 चीज़ों को मानते हैं, 3 चरण, कि कला के लिए आपको संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। क्रोचे का मानना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो शुक्ल ने क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है तो भारतीय काव्यशास्त्र में वो किसके निकट है? रस सिद्धांत, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति। तो शुक्ल ने क्रोचे के जो अभिव्यंजनावाद है उसको भारतीय काव्यशास्त्र में जो वक्रोक्ति सिद्धांत है उसके निकट माना है। हिंदी में अभिव्यंजनावाद जो है उसका सबसे पहले उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया अभिव्यंजनावाद का। और क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है वो भारतीय वक्रोक्तिवाद का बिलायती रूप है। यानी जो यहाँ पे भारतीय वक्रोक्तिवाद है उसका बिलायती रूप अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना की चर्चा करते समय इसे प्राय भारतीय आचार्य कंतुक यानी कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं। दोनों सिद्धांतों में कुछ साम्य भी दिखाई देता है, दोनों में ही कल्पना भी है, अभिव्यंजना को प्रधानता दी गई। क्रोचे और कुंतक दोनों ही अभिव्यंजना के वर्गीकरण के विरुद्ध है। क्रोचे और कुंतक दोनों लोग अभिव्यंजना का अगर आप क्लासिफिकेशन उसको विभाजित करना चाहो तो उसके विरुद्ध है। अपने तरीके से वक्रोक्ति सिद्धांत भी कलावादी है, किंतु दोनों सिद्धांतों का साम्य यहीं तक है, कलावादी तक। गहराई में जाकर आप देखेंगे तो दोनों सिद्धांतों के उद्देश्य तथा जीवन दृष्टि पूरी तरह से अलग है। फिलहाल ये शुक्ल जी तुलना कर रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन क्या है? कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना और कल्पना के विषय में इसमें असंगत क्या है? वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। कॉलरिज ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध, ललित कल्पना और कल्पना इसमें सहज संबंध, ये कथन उनकी दृष्टि से सही नहीं है। सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनका जन्म 1772 में इंग्लैंड में हुआ, कॉलेज की महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं द फ्रेंड, चर्च एंड स्टेट, एड टू रिफ्लेक्शन। तो स्टेट है, रिफ्लेक्शन है, फ्रेंड है, कॉन्फेंसेस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट है। कॉलेज ने कल्पना और ललित कल्पना में निम्न अंतर माना है। तो यहाँ पे समझिए कि इन्होंने कल्पना और ललित कल्पना में अंतर कैसे माना है। कल्पना में कहते हैं कि यह बिंबों को विघटित विगलित कर नए रूप में परिवर्तित करता है। बिंबों को विघटित विगलित कर नए रूप में परिवर्तित करता है कल्पना। ललित कल्पना यह बिंबों को सिर्फ पास रख देता है, कोई परिवर्तन नहीं करता। यानी ये जो है परिवर्तन करता है, ललित कल्पना नहीं करता है। कल्पना जो है जैव कार्य पद्धति पर आधारित होता है और ये ललित कल्पना यांत्रिक मैकेनिकल पद्धति पर आधारित होता है। और कल्पना तो प्रतिभा की उपज है और ये जो है ललित कल्पना प्रज्ञा की उपज है। कल्पना अंतः प्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है। ये प्रधानता स्मृति से याददाश्त से सामग्री ग्रहण करती है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक के लेखक कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा भी इसी सिद्धांत पर है। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है, विकासवादी धर्मों में संतुलन स्थापित किया। फैंसी के लिए कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग हुआ। इमेजिनेशन का रूपांतर कल्पना के रूप में प्रचलित किया। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, ऐसा कहा। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व के नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। मान्यता किसकी है? तो इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व की नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। मान्यता अरस्तु, कॉलरिज, क्रोचे, टी.एस. इलियट। तो इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व की ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता टी.एस. इलियट की है। थॉमस स्टर्न इलियट अमेरिका में जन्म हुआ। द वेस्टलैंड कृति 1948 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला इलियट को। इलियट ने परंपरा व्यक्तिक प्रज्ञा नामक लेख में निम्न बातें कही। प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक मानों के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या विच्छिन्न नहीं होता। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का नहीं उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है।
कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान तो होना ही चाहिए, परंतु ज्ञान भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। और टी.एस. इलियट का मत नहीं है कला की जैविक सत्ता होती है, एक कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना होती है, कला का संवेग व्यक्तिक होता है। तो कौन सा इनका मत नहीं है? कला का संवेग व्यक्तिक होता है, या टी.एस. इलियट का मत नहीं है। कला की जैविक सत्ता है, मानते हैं। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, मानते हैं। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना होती है, मानते हैं। लेकिन कला का संवेग व्यक्तिक होता है, ये टी.एस. इलियट नहीं मानते। इलियट की आलोचना का मूल आधार ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्ति द सैक्रेडहुड में संकलित। इलियट के अनुसार कला व्यक्तिगत की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उसके पलायन है। उन्होंने स्पष्ट किया एक लेखक और कवि का व्यक्तित्व एक उत्प्रेरक की तरह होता है, कैटलिस्ट की तरह, जो रचना को प्रभावित तो करता है परंतु उसमें दिखाई नहीं देता। इलियट ने कला को दूर से देखे जाने वाली वस्तु के रूप में कहा है। इलियट की निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत स्वच्छंदतावादियों के काव्य सिद्धांत के विपरीत है। इलियट ने दावा किया है कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उनका दमन करती है। किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव है। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है। परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न करना चाहिए। तो हाँ, अगर हम देखें कि इलियट के बारे में, तो इलियट ने जिस तरीके से यहाँ पे संभावना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि अगर देखें कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो इलियट के, निम्न कथन में से कौन सा इलियट से सहमत नहीं है। तो परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, इस कथन से इलियट सहमत नहीं है। परंपरा सिद्धांत इलियट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या इलियट का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? परंपरा सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत इलियट का। और वो मानते हैं कि किसी भी रचना का मूल्यांकन जो है, कोई भी रचना है और इसका मूल्यांकन करना है तो रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में होना चाहिए। जिस रचना परंपरा में वो रचना की जा रही है, अगर आपको उसका समीक्षा करना, मूल्यांकन करना, तो उसके अर्थ में करो। इसका अर्थ है कि किसी रचना का महत्व उतना ही होता है जितना समंजन व संपूर्ण परंपरा में करती है। इलियट परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा मानते हैं। नए कवियों के लिए इलियट अतीत के ज्ञान को जरूरी मानते हैं कि हर एक व्यक्ति को अतीत का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा इलियट मानते हैं। इलियट ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नामक लेख का उद्देश्य ही है रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना। परंपरा क्या है, परंपरा के तहत क्या आता है, व्यक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता, यही सब जो है उनके द्वारा इस पुस्तक में ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में दिखाया गया है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। कविता जो है भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है? प्लेटो, टी.एस. इलियट, अरस्तु, क्रोचे। तो कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसकी मुक्ति का नाम है। यह मान्यता टी.एस. इलियट का है। ये ऐसा इलियट मानते हैं। इलियट ने अपनी आलोचना को, टी.एस. ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियों में देखें तो द सेक्रेडहुड इन्हीं की है। द सेक्रेडहुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन, ये भी इन्हीं की है। तो द सेक्रेडहुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज, एसेंट एंड मॉडर्न, नॉलेज एंड इंपीरियंस। इलियट के अनुसार अगर देखें, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। इलियट का कहना है कि कविता का भाव निर्वैयक्तिक होता है और कवि इस निर्वैयक्तिकता को तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह करुणीय कर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित न कर दे। इलियट ने रुचि परिष्कार की आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभाजन व्यापार है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र वाकई में अगर देखा जाए तो इसके क्वेश्चन तो ऊपर से ही जाने वाले हैं। इनके टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन, मतलब इन लोगों के जो भी हैं तो उनको समझना पड़ेगा। ये तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, भारतीय काव्यशास्त्र की तो लैंग्वेज भी समझ में आए। रस ध्वनि किसे कहा गया है? अर्थांतर संकृमिता वाच्य ध्वनि,
अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि। तो रस ध्वनि किसे कहा गया है? तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्वेश्चन आया ही था और वही क्वेश्चन फिर से। असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया है, जहाँ व्यंग्यार्थ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है, वहाँ रस ध्वनि मानी जाती है। रस ध्वनि रसादि ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि अन्य ध्वनि वेदों की तुलना में इसमें वाच्यार्थ के अनंतर व्यंग्यार्थ की प्रतीति इतना त्वरित होता है कि लक्षित नहीं होती। आनंदवर्धन ने रस को स्वतंत्र काव्य तत्व स्वीकार न करके ध्वनि का एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में माना है। वाच्यार्थ को वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? देखिए अब यहाँ से ध्वनि का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? ये आरपीएससी सेशन में भर भर के क्वेश्चन ऐसे ही आया है क्या 2020 में। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के विविक्षता तन्य परवाच्य ध्वनि की विशेषता है। आचार्य आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के दो भेद माने हैं। एक है अविविक्षितवाच्य, देखिए आनंदवर्धन ने अविविक्षितवाच्य ध्वनि अथवा लक्षणामूला, विविक्षितवान ध्वनि अथवा अभिधामूला। ध्वनि के भेद और उपभेद को तालिका के आधार पर ध्वनि के भेद हैं। एक लक्षणामूला जिसको कहते हैं अविविक्षितवाच्य, विविक्षिता तन्न परवाच्य, अभिधामूलक। अब इसमें भी अगर आप जाएंगे तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और यहाँ पे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वहाँ असंलक्ष्य के व्यंग्य ध्वनि, संलक्ष्य के व्यंग्य ध्वनि। जहाँ व्यंग्यार्थ के पूर्व मुख्यमार्थ विद्यमान हो अर्थात मुख्यार्थ बोध नहीं रहता तथा जिससे लक्ष्यार्थ के ग्रहण की आवश्यकता पड़े, वहाँ विविक्षितार्थ पर वाच्य ध्वनि अथवा अभिधामूलक ध्वनि होती है। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के तहत किया है? कुंतक ने जो अलंकार है उसका विधान वक्रोक्ति के किस भेद के तहत किया है? पद परार्थ वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। तो कुंतक ने अलंकार का जो विधान किया है तो वो किस वक्रोक्ति के तहत? कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के तहत किया है। वाक्य वक्रता, आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था, किंतु कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांति माना, इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक चातुर्य अथवा चमत्कार नहीं है, वह कभी परंपरा अथवा कभी कौशल है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते हैं और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते हैं? आचार्य भामा वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते हैं। भामा जो है अलंकार भामा, ये अलंकार की कल्पना नहीं करते। कौन? भामा। इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है और कहा कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती है। न कांतापमि विभूषणम विभूति वनिता मुखम। भाभा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आश्रय दिया है। आचार्य दंडी ने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाली सभी धर्मों को अलंकार माना है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छेते। रीतवादी आचार्य वामन ने दंडी का विरोध करते हुए कहा कि गुण काव्य के शोभाकारक धर्म है और अलंकार उसके वर्धक है। काव्य शोभाया कर्तरो धर्मा गुणा। निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? शुक्ल का, लोल्लट का, भट्टनायक का, नगेंद्र का। तो भट्टनायक ने सर्वप्रथम भरतमुनि के रससूत्र में साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। भट्टनायक ने साधारणीकरण का प्रवर्तक आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। भट्टनायक विभाव आदि का साधारणीकरण, अभिनवगुप्त सहृदय का साधारणीकरण, विश्वनाथ विभावदी का अपने पर आए, रामचंद्र शुक्ल आलम्बन धर्म का साधारणीकरण। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए उस संबंध में जो शब्द प्रकट होते हैं उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, है ना। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। वाचार्थ पर आधारित अभिधा, लक्षार्थ पे लक्षणा, व्यंग्यार्थ पे व्यंजना। मैं सुकुमारी नाथ वेणु जोग, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोग। में कौन सी शब्द शक्ति है? मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगो। अभिधा शब्द शक्ति, आर्थी व्यंजना, प्रयोजनवादी लक्षणा। तो ये पंक्ति में आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगो। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं। शाब्दी व्यंजना जहाँ व्यंजना शब्द विशेष के कारण होती है शाब्दी व्यंजना। आर्थी व्यंजना जहाँ व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर
आधारित होती है आर्थी व्यंजना। तो यहाँ पे अविधामूलक आर्थी व्यंजना, लक्षणामूलक आर्थी व्यंजना। तो आज के लिए इतना ही। हमने करीबन इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन कर लिए हैं काव्य सास्त्र संबंधी। अभी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।